हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ TYBCom कॉस्ट अकाउंट कर रहे हैं हम लोग। टॉपिक है रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 7 करना है, लेक्चर नंबर 10 है। प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें बच्चों, इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है हमारे लिए? द फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल फ्रॉम द फाइनेंशियल अकाउंट। ये फाइनेंशियल अकाउंट का डेटा है बच्चों, 31 दिसंबर है। मटेरियल कंज्यूम, एक्सपेंस सारे दिए हुए हैं। इंपॉर्टेंट है, सेल्स है 1,20,000 यूनिट। यहाँ पे यूनिट वगैरह दिया हुआ है, यानी आपको CPU वगैरह लगेगा। क्लोजिंग स्टॉक यानी आपका फिनिश गुड्स के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक बेसिकली फिनिश गुड्स का आता है। तो इट इज 40,000। WIP वर्क इन प्रोग्रेस का भी क्लोजिंग दिया हुआ है 31 दिसंबर, यानी क्लोजिंग है ये। फिर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वॉज रिवील बाय कॉस्ट अकाउंट। अब कॉस्ट अकाउंट का इंफॉर्मेशन है हमारे पास। डायरेक्ट मटेरियल, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी आपको कॉस्ट शीट बनानी है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट बनाना है, आपको फाइनेंशियल प्रॉफिट भी बनाना है, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉफिट भी नहीं दिया, लॉस भी नहीं दिया, यानी आपको P&L अकाउंट भी बनाना है, कॉस्ट शीट भी बनाना है, और इसके बाद रिकंसील करना। यहाँ पे 3 पार्ट बनाना है आपको। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन रहेगा, तो ध्यान से समझे। पहले आप जो भी है बना सकते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट बनाएंगे। तो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। किससे स्टार्ट करते हैं हम लोग? डायरेक्ट मटेरियल से। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट शीट में कितना दिया है? 5,70,000। फिर डायरेक्ट मटेरियल के बाद क्या आता है बच्चों? डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट मटेरियल के बाद डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस आता है। यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमें अब जाना पड़ेगा फाइनेंस का डिटेल देखने के लिए। फाइनेंस में डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है और डायरेक्ट एक्सपेंस है ही नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यानी वो इग्नोर कर सकते हैं। मगर डायरेक्ट वेजेस आपको नीचे नहीं दिया है, ऊपर दिया है, तो वो लेना पड़ेगा। तो जो फाइनेंस का फिगर है वही ले लेंगे हम लोग। डायरेक्ट वेजेस 2,40,000। डायरेक्ट एक्सपेंस अगर कहीं ना कहीं एक हिंट होता तो आप लिख सकते थे, यहाँ पे नहीं है। तो इसके लिए कॉस्ट शीट का पूरा फॉर्मेट आपको आना चाहिए। हाँ, आप आई बटन में चेक कर सकते हैं कॉस्ट शीट का सम। तो उस सम में आपको पूरा फॉर्मेट मिल जाएगा। तो सबसे पहले 3 एंट्री आती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, और तीनों प्लस करेंगे तो आंसर आता है प्राइम कॉस्ट। तो फिलहाल डायरेक्ट एक्सपेंस तो नहीं है, तो डायरेक्टली हम दोनों प्लस करेंगे तो आपका आंसर है प्राइम कॉस्ट 8,10,000। फिर कॉस्ट शीट का हमारा नेक्स्ट हेडिंग है फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है, उन्होंने कहा है कि ये 20% रहेगा प्राइम कॉस्ट का, यानी 8,10,000 का 20%, इट कम्स टू 1,62,000। फिर बच्चों फैक्ट्री ओवरहेड में लेस स्क्रैप वगैरह होता है। स्क्रैप वगैरह तो है ही नहीं। हाँ, WIP का कैलकुलेशन होता है, ओपनिंग ऐड करते हैं, क्लोजिंग माइनस करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे ओपनिंग तो दिया नहीं है, क्लोजिंग दिया हुआ है, भले फाइनेंस में दिया, आपको लेना पड़ेगा उसको। तो WIP का फॉर्मेट है ऐड ओपनिंग लेस क्लोजिंग। ओपनिंग नहीं दिया है, क्लोजिंग को लेस कर देंगे। 162 में 160 माइनस किया तो 2,000 आया। अब इस 2,000 को प्राइम कॉस्ट से प्लस करेंगे तो आंसर आता है वर्क कॉस्ट। ठीक है, आंसर नंबर 2 है हमारा। वर्क कॉस्ट के बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग होती है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का एक्सपेंस दिया हुआ है, मगर आपको पर यूनिट दिया हुआ है। तो आपको टोटल यूनिट कितना है वो चाहिए, और इसके लिए वापस से कॉस्ट शीट का सम करना पड़ेगा। वहाँ पे मैंने एक टेबल बताया था, इस तरह से टेबल बनाना होता है आपको यूनिट प्रोड्यूस और यूनिट सोल्ड ढूंढने के लिए। क्योंकि सारा कैलकुलेशन पर यूनिट का कैलकुलेशन यूनिट प्रोड्यूस और सोल्ड से चलता है। डायरेक्ट मटीरियल से लेके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक यूनिट प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई होता है। फिर कॉस्ट ऑफ सोल्ड से लेके लास्ट एंट्री सेल्स है, तो उसका CPO यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई होता है। तो इसके लिए आपको कॉस्ट शीट का चैप्टर अच्छे से आना चाहिए बच्चों। तो उसके लिए भी वीडियो चेक करें, आपका कॉस्ट शीट का आपको पूरा प्लेलिस्ट भी दिया हुआ, मैंने 10-12 सम किए हैं कॉस्ट शीट के ऊपर, तो वो भी चेक करें। एनीहाउ, तो बच्चों देखो यहाँ पे सेल्स डायरेक्टली दिया हुआ 1,20,000 यूनिट। इसका फॉर्मेट पहले समझ लें। क्या फॉर्मेट था हमारा? नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस ऐड ओपनिंग फिनिश गुड लेस क्लोजिंग फिनिश गुड, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड आपका आंसर रहता है। इसमें 1,20,000 सेल डायरेक्ट दिया था। क्लोजिंग स्टॉक अभी बताया मैंने, फिनिश गुड्स की एज्यूम करना है, तो इट इज 40,000। फिर आपको रिवर्स जाना है, क्योंकि प्रोड्यूस नहीं दिया हुआ है,
तो रिवर्स कैलकुलेशन में हमेशा साइन क्या होता है, अपोजिट। तो 1,20,000 माइनस नहीं करेंगे, क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 1,20,000 प्लस 40 इट कम्स टू 1,60,000। तो रिवर्स कैलकुलेशन करके यूनिट प्रोड्यूस आया। यह यूनिट प्रोड्यूस चाहिए हमको, क्योंकि अब क्या करेंगे बच्चों, ये 4 रुपये को 1,60,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट। तो इस तरह से आपको ऑफिस एंड एडमिशन ओवरहेड आया 6,40,000। और फिर अब फाइनल है हमारा, इसके अंदर क्या कर देंगे, 8,12,000 को 6,40,000 से प्लस करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। अब बच्चों कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया तो अब वो फिनिश गुड्स का भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ओपनिंग प्लस होता है और क्लोजिंग माइनस होता है। ओपनिंग तो दिया है नहीं है, क्लोजिंग दिया हुआ है, मगर क्लोजिंग 40,000 यूनिट दिया हुआ है। ये रेट फाइनेंस का है, हमको फाइनेंस नहीं लेना है, हमको लेना है कॉस्ट शीट का फिगर। तो कॉस्ट शीट का फिगर लाने के लिए आपको क्लोजिंग स्टॉक का पर यूनिट चाहिए। तो ये भी बताया था मैंने आपको, क्या करना है, 1452 को 160 से सिंपली डिवाइड करना है। तो इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का यूनिट आता है 9.075। ये इसका यूनिट है, पर यूनिट बच्चों, और इसी का पर यूनिट यूज होता है हमेशा क्लोजिंग स्टॉक में। तो इसलिए बोला कॉस्ट शीट चैप्टर आप अच्छे से करें तो वहां पे आपको समझ में आएगा। तो यहाँ का जो सीपीयू है, स्टार मार्किंग के साथ बताया था मैंने, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का सीपीयू ही यूज करते हैं क्लोजिंग स्टॉक के लिए। और सीपीयू कैसे निकाल दें हम लोग, 1452 डिवाइड बाय 1,60,000। तो इसका सीपीयू आया 9.075, और यही सीपीयू क्लोजिंग स्टॉक के लिए अप्लाई करेंगे। और क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट तो दिया हुआ है 40,000, तो 40,000 सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक का फिगर आ गया 3,63,000। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टार मार्किंग है, यहाँ पे याद रखना। जब आप कॉस्ट शीट का सम करेंगे ना तो इसका सीपीयू पे स्टार मार्किंग रहता है, बिकॉज इसका सीपीयू हमेशा क्लोजिंग स्टॉक के लिए अप्लाई होता है। एनीहाउ अभी क्या करना है इसको बच्चों, सिंपली क्लोजिंग स्टॉक ही है तो माइनस कर देते हैं। तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, तो 1452 से माइनस किए 363, 1089, और क्वांटिटी सोल्ड आपका 1,20,000 तो दिया हुआ एज यूजुअल। फिर हमारा लास्ट स्टेप रह गया बच्चों, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ये टेबल याद रहेगा ना तो पूरा सम याद रहेगा आपको, है ना। पहले वो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, फिर प्राइम कॉस्ट, फिर फैक्ट्री ओवरहेड, फिर आंसर वर्क कॉस्ट, फिर ऑफिस, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स का कॉस्ट ऑफ सोल्ड, और लास्ट ओवरहेड रह गया हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। डायरेक्टली दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 6.5, तो 6.5 को सिंपली 120 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये ब्रेकअप लाइन है आपका फिनिश गुड्स का ओपनिंग और क्लोजिंग। ब्रेकअप यानी इसके ऊपर का कैलकुलेशन 160 से होगा, और फिर कॉस्ट ऑफ सोल्ड का पूरा कैलकुलेशन 120 से होगा। तो अब इसीलिए हमें यहाँ पे हमने 120 लिखा है, तो 120 का रेट दिया हुआ 6.5 मल्टीप्लाई किया 7,80। अब इसको भी सिंपली प्लस कर देते हो, इट कम्स टू 1869। दिस इज योर कॉस्ट ऑफ सेल्स या टोटल कॉस्ट बोलते हैं हम लोग। इसके अंदर प्रॉफिट फिगर एडलेस होता है, प्रॉफिट हो या लॉस हो एडलेस करेंगे तो आंसर सेल्स आता है। मगर यहाँ पे सेल्स पहले से दिया हुआ 19,20,000, तो फाइनल का जो दिया वही फाइनेंस का यूज करना पड़ेगा। तो सेल्स आया 1920, तो अब सिंपली इसको भी माइनस कर देंगे, तो सेल्स बढ़ा है बच्चों, इसीलिए प्रॉफिट आ रहा है, ध्यान देना। कॉस्ट इज 18 एंड सेल्स इज 19, तो आपका प्रॉफिट फिगर है, क्योंकि सेल्स अमाउंट बड़ा है, कॉस्ट अमाउंट छोटा है, तो प्रॉफिट आया 51,000 का। तो इस तरह से आपका कॉस्टिंग प्रॉफिट आ गया, यानी रिकंसिलेशन का एक पार्ट होगा। अब रिकंसिलेशन में फाइनेंशियल प्रॉफिट लॉस भी चाहिए, उसके बिना आप रिकंसिल नहीं कर सकते। तो अब हम बनाएंगे फाइनेंशियल यानी P&L अकाउंट। तो अब P&L अकाउंट बना लेते हैं बच्चों, फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये सिंपल है, जितने भी एक्सपेंस है डेबिट में डाल दो, जैसे मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, बैड डेट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सारे एक्सपेंस हमने डेबिट में डाल दिए, और सारे इनकम को क्रेडिट में डाल दो। सेल से शुरू करते हैं, इसलिए सेल्स पहले लिखा है मैंने। फिर क्लोजिंग स्टॉक है आपका, WIP का क्लोजिंग है, फिर इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड है। तो ये चारों एंट्री क्रेडिट की थी, ऊपर वाली सारी एंट्री डेबिट की थी। अब सिंपली ये डेबिट को क्रेडिट से माइनस कर दें। आपका ये सब में बच्चों डेबिट बढ़ा है 26,50,000, तो 26,50,000 को क्रेडिट से माइनस करें तो आंसर लॉस आया, यानी फाइनेंशियल लॉस आया 50,000।
तो इस तरह से कॉस्टिंग प्रॉफिट भी आ गया, फाइनेंशियल प्रॉफिट भी आ गया। पीएनएल सिंपल है, डेबिट को डेबिट में डाल दिया, क्रेडिट को क्रेडिट में डाल दिया। इसको इसके साथ भी कंपेयर नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था द फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल फ्रॉम द फाइनेंशियल अकाउंट, ये फाइनेंशियल ही है, तो पूरा हमने एज इट इज कॉपी कर दिया। डेबिट को डेबिट में लिख दिया, क्रेडिट को क्रेडिट में लिख दिया, डिफरेंस निकाल के डिफरेंस क्रेडिट में आ रहा है, यानी लॉस है हमारा। अब क्या करेंगे बच्चों, लॉस आ गया है और कॉस्टिंग प्रॉफिट भी आ गया है, तो अब सिंपली दोनों को कंपेयर करके हमारा रिकंसिल बना देते हैं। अब यहाँ पे मेन हेडेक है कि कॉस्टिंग प्रॉफिट से शुरू करें या फाइनेंशियल लॉस से शुरू करें, किससे भी शुरू करें आप लोग। फाइनेंशियल लॉस से शुरू करेंगे तो आंसर कॉस्टिंग प्रॉफिट आएगा, कॉस्टिंग प्रॉफिट से शुरू करेंगे आंसर फाइनेंशियल लॉस आएगा। तो आपके ऊपर है, जिससे मांगता है उससे शुरू कर सकते हैं। हम शुरू करें फाइनेंशियल लॉस से 50,000 से। जिससे भी सम शुरू करें उसका वर्किंग नोट यूज करना इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल लॉस का वर्किंग नोट क्या है बच्चों, ऐड लेस लेस ऐड। तो अब इसके वर्किंग नोट के बेस पे अब हम लोग पूरा सम करेंगे, ठीक है। ये वर्किंग नोट आना ज़रूरी है, ऐड लेस लेस ऐड, लेस ऐड लेस, जो भी है। तो इंट्रोडक्शन में बताया था मैंने 4 तरह के हैं, तो चारों जिससे भी सम स्टार्ट, अभी कॉस्टिंग प्रॉफिट शुरू होता तो कॉस्टिंग प्रॉफिट का भी साइन यही है, ऐड लेस लेस ऐड। यानी मैंने फाइनेंशियल लॉस लिया है, अब सिंपली डेबिट और क्रेडिट करेंगे और ऐड और लेस यूज करके फिगर इनपुट कर देंगे। तो पहला है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम 570, किसका, कॉस्टिंग का, और फाइनेंशियल का 520 है। क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल कम है बच्चों, यानी दोनों डेबिट ही हैं, फाइनेंशियल और कॉस्टिंग दोनों में डेबिट है। तो अब बच्चों सिंपली कंपेयर कर देते हैं। कॉस्ट शीट का 570 है, ऐड में आएगा 570, और फाइनेंस का है 520, लेस में आएगा 570, ऐड साइन बढ़ा है, तो 570 को 520 से माइनस कर दो, 50,000 आया, और 50,000 का साइन रहेगा ऐड, तो आपको 50,000 जो है ऐड में लिखना है। डायरेक्ट वेजेस 240 सेम है, तो रिकंसिल की जरूरत नहीं, इग्नोर कर दो इसको। फैक्ट्री ओवरहेड 162, फैक्ट्री ओवरहेड 360, फाइनेंस का 360 बड़ा है, माइनस साइन बड़ा है, तो जो भी डिफरेंस होगा वो कहाँ आएगा बच्चों, लेस में आएगा। तो 162 को 360 से माइनस करो, 198 का डिफरेंस है। फिर क्या बोलते, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP 160 है, यहाँ पे भी 160 है, इग्नोर करेंगे। ये बैलेंस प्राइम को वर्क कॉस्ट को हम कंपेयर नहीं करना, क्योंकि ये आंसर है, हमको सिर्फ एंट्रियां कंपेयर करनी है। एडमिनिस्ट्रेटिव 640, एडमिनिस्ट्रेटिव 5 लाख, 640 प्लस बड़ा है, तो डिफरेंस ऐड में आएगा, जो भी डिफरेंस आएगा 640 को 5 लाख से माइनस करो, 1,40,000 आया। और साइन देखना आपको, साइन ध्यान से देखते हैं, उसको याद रखें। फिर फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक 363 है, और यहाँ पे था 4 लाख। 3 क्लोजिंग स्टॉक है, पहली बात, तो क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट एंट्री है, चाहे वो कॉस्ट शीट में हो चाहे फाइनेंस में हो। कॉस्ट शीट का क्लोजिंग स्टॉक है 363, माइनस साइन बड़ा है कि प्लस साइन बड़ा है, 4 लाख बड़ा है, तो 4 लाख यहाँ आएगा, और ऐड का साइन बड़ा है, तो 363 को 4 लाख से माइनस कर दो, और डिफरेंस कहाँ पे आएगा बच्चों, ऐड में आएगा, तो 37,000 का ऐड में। साइन देखना है आपको, कौन सा साइन बड़ा हो रहा है, फाइनेंस 4 लाख है, क्रेडिट है, ऐड बड़ा है, इसलिए हमने डिफरेंस ऐड में लिखा। फिर लास्ट एंट्री रहेगी हमारी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 7,80, एक्सपेंस है, डेबिट है, कॉस्ट शीट में 7,80 है, और फाइनेंस में 9,60 है, 9,60 बड़ा है, लेस साइन बड़ा है, डिफरेंस कहाँ आएगा बच्चों, लेस में आएगा 1,80,000। और कोई एंट्रियाँ नहीं है, सेल्स भी कंपेयर की ज़रूरत नहीं कि सेल सेम है और कॉस्टिंग प्रॉफिट है, तो आंसर लाना है हमको, यहाँ पे बाद में लेके आते हैं। कॉस्ट शीट पूरा मुकम्मल हुआ, अब फाइनेंस चेक कर लेते हैं कौन सा हमने एंट्रियाँ स्किप कर दी। फाइनेंस में 2 एंट्री ये रही, बैड डेट और लॉस ऑन सेल, और यहाँ पे इंटरेस्ट और डिविडेंड। तो पहले बैड डेट की बात करते हैं। बैड डेट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट सिर्फ फाइनेंस में, और डेबिट में लिखते हैं, डेबिट का साइन क्या है बच्चों, लेस, यानी ये दोनों एंट्रियां डायरेक्टली आप लेस में लिख सकते हैं, नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट शीट या ओनली रिकॉर्डेड इन फाइनेंस, पर्टिकुलर चलेगा ऊपर नीचे, साइन याद रखना, माइनस प्लस आपका।
अब क्या बोलते हैं, क्रेडिट में एक रह गया था इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड, फाइनेंस क्रेडिट बोले तो ऐड, तो ऐड में लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड 1,20,000। तो इस तरह से हमने पूरा रिकंसील कर दिया है। अब सिंपल है, सब इनर कॉलम को आउटर कॉलम में लेके जाते हैं। तो ये ऐड का पूरा टोटल करेंगे और इट कम्स टू 347, लेस का पूरा टोटल करेंगे 4,48,000। अब क्या करेंगे, सिंपली फाइनेंशियल लॉस 50,000 है, उससे 347 क्या करना है, ऐड करना है 397, और फिर 4,48,000 क्या करना है, लेस करना है। देखो यहाँ पे आंसर अब नेगेटिव आएगा क्योंकि लेस साइन बड़ा है, तो आंसर क्या आ रहा है बच्चों, -51,000। अब यहाँ पे लॉजिक समझना, हर समय पहला समय हमारा जो नेगेटिव आ रहा है, देखो फाइनेंशियल लॉस से शुरू करते हैं, यहाँ अज्यूम करो कि प्लस है ये, ठीक है, अज्यूम करो कि प्लस आया। फाइनेंशियल लॉस से शुरू करेंगे तो उसका अपोजिट है कॉस्टिंग लॉस, तो अगर ये प्लस रहता तो हम कॉस्टिंग लॉस ही लिखते, मगर ये नेगेटिव आ रहा है तो फाइनेंशियल लॉस का अपोजिट कॉस्टिंग है। मगर अब हम लॉस वर्ड यूज नहीं कर सकते, क्या वर्ड यूज करना पड़ेगा, प्रॉफिट। ये फंडा समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन अपोजिट है तो लॉस के जगह क्या लिखना पड़ेगा, प्रॉफिट। और आपका देखो हमने जो कॉस्ट शीट बनाया था उसके आंसर भी कितना था, 51 प्रॉफिट है। तो ये लॉजिक समझना है आपको। एक एग्जाम्पल बताऊं, जैसे अगर ये फाइनेंशियल प्रॉफिट होता, क्या होता बच्चों, फाइनेंशियल प्रॉफिट, तो फाइनेंशियल प्रॉफिट का अपोजिट कॉस्टिंग प्रॉफिट, ठीक है। और इसमें भी आंसर नेगेटिव होता तो फाइनेंशियल प्रॉफिट के सामने आपको लिखना पड़ता कॉस्टिंग लॉस। ये चीज आपको बहुत ध्यान से समझनी है जो फाइनल आंसर आता है। अगर ये नेगेटिव है तो ये वर्डिंग पे ध्यान देना, लॉस है तो लॉस नहीं लिखना, क्या लिखना, प्रॉफिट। हाँ, फाइनेंशियल का अपोजिट ही लिखना, ये कॉस्टिंग ले रहेगा आपका। फाइनेंस है तो कॉस्ट है, कॉस्ट लिखा है तो फाइनेंस लिखना, ये कंपल्सरी है। इस चीज पे ध्यान देना, लॉस है तो लॉस ही लिखते हैं, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट ही लिखते हैं अगर आंसर पॉजिटिव आया तो। और इस तरह से आंसर अगर नेगेटिव आया तो लॉस का फिर अपोजिट प्रॉफिट लिखना पड़ेगा। इस चीज को आपको ध्यान देना, ठीक है। होप से यहाँ तक कोई डाउट नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गॉड ब्लेस यू।